सुबह की धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। सड़क किनारे की धूल में सुनहरी किरणें गिर रही थीं। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो धीरे धीरे धूप के साथ गर्म होने लग रही थी। आसमान हल्का नीला, पेड़ों की छांव लंबी और पतली, जैसे रात अब भी कुछ पल के लिए थमी हो। उस सुनहरी खामोशी को तोड़ती एक पुरानी स्कूटी की आवाज गूंजती है, फटी फटी सी, पर अपनी जगह पक्की। स्कूटी चला रही थी आर्मी कैप्टन राधिका सिंह। उम्र करीब 28 साल, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में अनुशासन और एक अजीब सी सादगी। पीछे बैठी थीं उनकी मां, शांति देवी। सिर पर हल्का सा दुपट्टा, गोद में सब्जियों का थैला और आंखों में वही सुकून जो सिर्फ मां की आंखों में होता है जब वो जानती है कि उसकी बेटी अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमा रही है। राधिका ने धीरे से कहा, मां, आज जल्दी घर लौटेंगे, कैप्टन का वादा है। शांति देवी मुस्कुराईं। तेरा वादा तो बचपन से सुनती आई हूं बेटी, कभी स्कूल जल्दी लौटने का, कभी नौकरी जल्दी छोड़ने का, और हर बार शाम देर हो जाती है। राधिका हंस दी। उसकी हंसी में वो सुकून था जो फौजियों में कम ही दिखता है। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। सड़क शांत थी, हवा में कुछ अनकहा था, जैसे आने वाले वक्त का कोई इशारा। थोड़ा आगे एक पुलिस बैरियर लगा था। दो हवलदार, सुरेश और रमेश, लाठियां बजाते हुए वाहनों को रोक रोक कर चालान काट रहे थे। उनके चेहरे पर कानून नहीं, ताकत का नशा था। जीप के बोनट पर पैर फैलाकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था। लगभग 40 के आसपास उम्र, आंखों में अहंकार, मूंछों पर ताव और चेहरे पर वही भाव जो किसी को इंसान नहीं, बल्कि अपनी रियासत का प्रजा समझने वालों में होता है। राधिका ने स्कूटी धीमी की। मां ने धीरे से कहा, ये लोग रोज यहीं खड़े रहते हैं बेटा, किसी का ना किसी का चालान जरूर काटते हैं। राधिका बोली, कोई बात नहीं मां, हमारे सारे कागज हैं। ईमानदारी में डर कैसा? स्कूटी जैसे ही बैरियर के पास पहुंची, विक्रम ने हाथ उठाया। ए लड़की, साइड में लगा, बहुत जल्दी है क्या? रेस लगा रही है क्या? राधिका ने स्कूटी साइड में लगाई, हेलमेट उतारा और शांत स्वर में बोली, साहब, सारे पेपर हैं, हम आर्मी से हैं, घर का सामान लेने जा रहे हैं। विक्रम हंसा, वो हंसी जो आदमी के अंदर के जहर को बाहर निकाल देती है। ओहो, आर्मी से हैं? बड़ा रुतबा समझ रखा है क्या? ये रोड आर्मी की है क्या? राधिका ने संयम से कहा, नहीं साहब, कानून सबका है, बस नियम से चलते हैं। इतना सुनते ही पीछे खड़े हवलदार रमेश ने हंसते हुए कहा, सर, ये तो शक्ल से ही तेज तर्रार लग रही है, कहीं कोई एक्टिविस्ट टाइप ना हो। दूसरा बोला, और ये 60 वाली बुढ़िया, लगता है ड्रामा क्वीन है। उनके शब्द हवा में तीर की तरह लगे। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, जुबान संभालिए, ये मेरी मां है। विक्रम राठौर खड़ा हुआ, जीप से उतरकर उसके सामने आया, आंखों में वही झलक जो ताकत के नशे में चूर आदमी में होती है। अबे, तू सिखाएगी मुझे जुबान? तू आर्मी में है तो क्या मैं तेरा नौकर हूं? राधिका बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मर्यादा में बात कीजिए। विक्रम की भौहें तनी। उसके गुस्से में बात खत्म नहीं होती, एक थप्पड़ की गूंज होती है। वो आवाज इतनी तीखी, इतनी ठंडी कि जैसे हवा में कोई विस्फोट हुआ हो। थप्पड़ सीधा राधिका के गाल पर पड़ा। सड़क पर सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए हर चीज ठहर गई, हवा, धूप, यहां तक कि लोगों की सांसें भी। दूर खड़े एक दुकानदार ने आंखें फाड़ दीं। कुछ कदम पीछे खड़े लड़के के हाथ से मोबाइल गिर गया। मां की चीख गूंजी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा रे तुमने? पर जवाब में सिर्फ हंसी थी, वही विकृत, घटिया हंसी जो सत्ता में बैठा व्यक्ति तब निकालता है जब उसे लगता है कि उसके सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। राधिका का सिर झुक गया, गाल पर निशान उभर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो किसी ज्वालामुखी से पहले होता है। उसने होंठ भींचे, कुछ नहीं बोली, पर भीतर कहीं कुछ टूट गया, वो सम्मान जो उसने सालों से वर्दी के लिए कमाया था। विक्रम ने हवलदारों की तरफ देखा, अबे ठूसो इन दोनों को जीप में, बहुत उड़ रही हैं, चलो थाने। शांति देवी रोती रहीं, हाथ जोड़ती रहीं, साहब, मेरी बेटी फौज में है, कुछ गलत नहीं किया हमने। पर जवाब में फिर वही निर्दयी ठहाका, फौज में है तो क्या भगवान बन गई?
चल अंदर चल। हवलदारों ने दोनों को धक्का दिया। राधिका ने अपनी मां को संभाला, लेकिन उसे भी पीछे से खींच लिया गया। उनके हाथों से सब्जियों का थैला गिरा, टमाटर सड़क पर लुढ़क गए, प्याज धूल में बिखर गए। लोग देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सिर्फ एक लड़का, करीब 22 साल का, मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा स्थिर था। उस वीडियो में सड़क, जीप, इंस्पेक्टर का चेहरा और वह थप्पड़, सब कुछ कैद हो गया। जीप चली। सड़क पर गाड़ियों का शोर लौट आया, लेकिन हवा में अब एक नया कंपन था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। राधिका की आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। वो सड़क जो अभी तक सामान्य थी, अब किसी रणभूमि जैसी लग रही थी। उसके भीतर कुछ जग चुका था, वो हिस्सा जो किसी के आदेश से नहीं, न्याय की पुकार से उठता है। जीप के पीछे धूल उड़ी। शांति देवी धीरे धीरे बोली, बेटा, अब क्या होगा? राधिका ने सिर झुकाकर कहा, अब जो होगा वो कानून नहीं, सच तय करेगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें इतनी ठंड थी कि विक्रम राठौर के रोंगटे खड़े हो जाएं अगर उसने सुना होता। थाने का गेट जैसे ही खुला, जीप अंदर घुसी। लोगों की निगाहें पीछे से पीछा करती रहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक फौजी और उसकी मां को किस जुर्म में घसीटा गया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुका था। सिर्फ 20 सेकंड का क्लिप, पर उसमें पूरा अन्याय समा गया था। और वहीं से उस थप्पड़ की गूंज शहर के हर कोने तक पहुंचने लगी। रात से पहले ही वो वीडियो हर मोबाइल में घूम रहा था। हर घर में चर्चा थी, हर गली में सवाल था। अगर डीएम की बहन और मां के साथ ये हुआ, तो हम किस पर भरोसा करें? राधिका उस वक्त हवालात में थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। वो थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं, इस व्यवस्था के चेहरे पर पड़ा था। और वही थप्पड़ धीरे धीरे एक ऐसी आग बनने वाला था जो पूरी सत्ता की दीवारों को जला देगी। थाने के भीतर जैसे कोई अंधेरा सांस ले रहा था। बाहर शहर में शाम उतर चुकी थी, पर यहां समय का कोई अर्थ नहीं था। लोहे की कोठरी में टिमटिमाता बल्ब बार बार झिलमिलाकर बुझने की कोशिश करता, और हर बार फिर किसी तरह जल उठता, जैसे जिंदगी आखिरी सांस पर भी जीने से इनकार न कर पा रही हो। दीवारों से सीलन रिस रही थी। जमीन पर पान की परत और सिगरेट की गंध बसी हुई थी। यही वह जगह थी जहां इंसाफ नहीं, अपमान कैद रहता था। राधिका को अंदर धकेला गया। मां शांति देवी पीछे पीछे, हाथ जोड़ती, गिड़गिड़ाती, बाबूजी, गलती हो गई तो माफ कर दो। मेरी बेटी फौज में है, बुरा मत मानो। पर हवलदार रमेश ने हंसते हुए कहा, अबे मां बेटी दोनों एक्टिंग अच्छी करती हैं। चलो अंदर बैठो, कल देखेंगे कौन किसकी फौज है। लोहे की सलाखें बंद हुईं। धड़ाम की आवाज पूरे थाने में गूंजी, और उसी आवाज के साथ शांति देवी के शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। वो दीवार से टिक कर बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। राधिका ने उनकी गोद में सिर रखा, धीरे से बोली, मां, डरिए मत, ये बस रात की बात है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। शांति देवी ने कहा, बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तेरे साथ ये। उनकी आवाज भर्रा गई। राधिका ने होंठ काटे ताकि खुद की आवाज न कांपे। वो अब रोना नहीं चाहती थी। वो जानती थी, एक फौजी के लिए आंसू कमजोरी नहीं, पर दुश्मन की जीत होते हैं। बाहर शराब की गंध आती थी। कोई दरोगा पास के कमरे में बोतल ठोक रहा था। अबे, आज मजा आ गया, डीएम की बहन को अंदर कर दिया है, कल देखना खबर बनेगी तो भी हम ही चमकेंगे। दूसरा बोला, साहब, लेकिन अगर सच में वो डीएम की बहन निकली तो? विक्रम राठौर की आवाज आई, तू डर मत, सिस्टम में हम हैं, वो नहीं। कल तक भूल जाओगे सब। राधिका ने यह सब नहीं सुना, लेकिन उसकी आत्मा ने महसूस किया, अपमान का बोझ आवाजों से नहीं, इरादों से फैलता है। उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा, अपनी जैकेट उतार कर उन्हें ओढ़ा दी। मां, तुम सो जाओ, मैं हूं ना। शांति देवी ने बस उसकी उंगलियां पकड़ लीं, जैसे कोई बच्चा डर के मारे मां का आंचल पकड़ता है। रात गहराती गई। थाने की घड़ी पर सुइयां थमी सी थीं। बाहर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कभी किसी कैदी की खांसी, और बीच बीच में गेट के खुलने बंद होने की धातु जैसी ठनक। लेकिन उस कोठरी में कुछ और भी था, एक अजीब सी घुटन, जैसे हवा भी अपमान में भीगी हुई हो। कुछ देर बाद मां की सांसें भारी होने लगीं।
राधिका ने महसूस किया कि उनका शरीर कांप रहा है। वो घबरा गई। मां, मां, सांस लो मां। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां को सांस नहीं आ रही। अंदर से हवलदार की नींद भरी आवाज आई। अबे चुप रह, सुबह डॉक्टर आएगा। राधिका ने और जोर से चिल्लाया। मेरी मां मर जाएंगी, भगवान के लिए खोलो। पर जवाब में लाठी का डंडा दरवाजे पर पड़ा। एक और आवाज निकाली तो सीधा लॉकअप बदल देंगे। राधिका का गला सूख गया। उसने मां को सीने से लगाया। मां, प्लीज हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और। बल्ब झिलमिलाकर बुझ गया। अब अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। राधिका की आंखें अभ्यस्त हो चुकी थीं, पर मन नहीं। उसने सिर दीवार से टिकाया। धीरे धीरे उसके भीतर की चुप्पी एक आग में बदल रही थी। वो जानती थी, ये वही चुप्पी है जो तूफान से पहले आती है। उसकी सांसें अब स्थिर थीं, आंखें खुली हुईं, और वो किसी फौजी आदेश की तरह अपने भीतर वचन दोहरा रही थी। मैं ये अपमान याद रखूंगी, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। उसी वक्त बाहर दरोगा बोतल का ढक्कन खोलता है। साला, रात बड़ी भारी है। राधिका के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी, जैसे बर्फ के नीचे छिपी आग। रात के आखिरी पहर में शांति देवी हल्की हल्की नींद में चली गईं। उनकी सांसों की आवाज बहुत कमजोर थी, पर राधिका ने वहीं अपनी ताकत बना ली। वो खिड़की के छोटे छेद से बाहर झांकती है। आसमान में अब भी कुछ तारे बाकी हैं। उसने खुद से कहा, यही तारे मुझे बाहर निकालेंगे, यही सच देखेंगे जब मैं न्याय लाऊंगी। धीरे धीरे सुबह की हल्की आभा कोठरी की दीवारों पर उतरने लगी। पसीने, सीलन और खामोशी के बीच राधिका का चेहरा शांत था, पर उस शांति के भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। वो जानती थी, आज की सुबह किसी और के लिए आम होगी, पर उसके लिए इतिहास की शुरुआत। सुबह के करीब 5 बजे थाने के बाहर पहली जीप रुकी। ड्यूटी बदलने वाला हवलदार आया। उसने कोठरी में झांका। अबे, वो फौज वाली लड़की जाग रही है अभी तक? दूसरा बोला। साले को तो नींद भी नहीं आती, जैसे कोई मिशन चल रहा हो। राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर देखा। वो नजरिया इतना स्थिर, इतना भेदक था कि हवलदार की गर्दन झुक गई। वो बिना बोले चला गया। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। सड़क के बाहर से अखबार वाले की घंटी, दूध की बाल्टियां, मंदिर की घंटी, सब मिलकर शहर को जगाने लगे। पर उस थाने में सब कुछ सोया हुआ था। कानून, इंसानियत, शर्म। बस एक आत्मा जाग चुकी थी, राधिका की। उसने मां के माथे को चूमा, धीरे से कहा, मां, अब कोई और थप्पड़ नहीं पड़ेगा, अब जवाब होगा। और उस क्षण में उसकी आंखों में वही ठंडा संकल्प था जो युद्ध में उतरने से ठीक पहले एक सैनिक के चेहरे पर आता है। वो रात हवालात की थी, पर सुबह इंसाफ की होने वाली थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे थाने की दीवारों पर चढ़ रहा था, लेकिन भीतर अब भी वहीं अंधेरा पसरा हुआ था। बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगी थीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही देर में थाने के बाहर जुटती भीड़ ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग मोबाइल थामे खड़े थे, कुछ पत्रकार जैसे दिखने वाले लोग माइक लेकर सवाल पूछ रहे थे। और तभी दरवाजे से अंदर दौड़ता आया एक सिपाही, हड़बड़ाया हुआ, सांसें तेज, चेहरे पर घबराहट। सर, सर, मामला बिगड़ गया है। विक्रम राठौर, जो अभी अभी कुर्सी पर पैर फैलाकर बीड़ी सुलगा रहा था, चिढ़ गया। अब क्या हुआ साले? कौन सा मंत्री फोन कर रहा है? सिपाही ने फोन उसकी ओर बढ़ाया। सर, ये देखिए वीडियो, सब जगह फैल गया है। ट्विटर, फेसबुक, न्यूज चैनल, हर जगह। सब लोग कह रहे हैं डीएम की मां और आर्मी कैप्टन बहन को पुलिस ने मारा। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने फोन छीन कर देखा। वही वीडियो, वो सन्नाटा, वो थप्पड़ और उसकी खुद की हंसी। हर फ्रेम में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो वीडियो जिसने बीती शाम सड़क पर उठे धूल के साथ शुरू होकर अब पूरे जिले की रग रग में फैल चुकी थी। किसने शूट किया ये? विक्रम की आवाज कांपी। सिपाही बोला, सर, एक लड़का था, लगता है सोशल मीडिया पर डाल दिया। विक्रम का माथा पसीजने लगा। उसने हवलदार रमेश को देखा। जा पकड़ उसको, जो भी हो, मोबाइल चाहिए मुझे, आज ही। रमेश भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। वीडियो वायरल हो चुका था। अब वो किसी के बस में नहीं था। कट्टू, डीएम ऑफिस।
कमरा शांत पर वातावरण भारी। अंजलि सिंह, जिले की डीएम, राधिका की बड़ी बहन, फाइलों के बीच मीटिंग में बैठी थीं। पीए विकास भागते हुए अंदर आया, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर पसीना। मैडम, आप ये देखिए। अंजलि ने चश्मा उतारा, स्क्रीन पर नजर डाली। पहले कुछ पल कुछ समझ में नहीं आया, फिर अचानक शरीर जैसे जम गया। वीडियो में उनकी मां, बहन और थप्पड़। वो थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, उनके दिल पर पड़ा था, उनके पद पर, उनकी इंसानियत पर। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ वीडियो की आवाज गूंज रही थी। अबे हमें कानून मत सिखा। वो आवाज जो अब तक राधिका के कानों में गूंज रही थी, अब अंजलि के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, मीटिंग खत्म, सब बाहर जाइए। सारे अफसर एक दूसरे को देखते हुए बाहर चले गए। अंजलि ने पीए की तरफ मुड़कर कहा, विकास, तुरंत पता लगाओ, मेरी मां और बहन कहां हैं? विकास कांपती आवाज में बोला, मैडम, वो लगता है थाने में है। अंजलि की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। कौन सा थाना? सिविल लाइन थाना मैडम। गाड़ी निकालो, अभी। थाने में हड़कंप मच गया। रिपोर्टर बाहर से लाइव कर रहे थे। ये वही थाना है जहां कल डीएम की मां और बहन को पुलिस ने कथित रूप से प्रताड़ित किया था। अंदर विक्रम इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, उसका गला सूख रहा था। उसके फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे, एएसपी, एसपी, यहां तक कि सचिवालय से भी। विक्रम, तुमने हद कर दी। डीएम की फैमिली पर हाथ उठा दिया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। विक्रम ने थरथराते हुए कहा, सर, मुझे क्या पता था कि वो डीएम की बहन है, बस रूटीन चेकिंग थी। रूटीन चेकिंग? तुम्हें पता भी है अब क्या होगा? लाइन कट गई। दरवाजे से अंजलि सिंह अंदर दाखिल हुईं। कमरे में सब खड़े हो गए, जैसे बिजली गिर गई हो। अंजलि का चेहरा शांत था, पर आंखों में तूफान था। वो सीधी विक्रम के पास पहुंची। मेरी मां और बहन कहां हैं? विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, गला सूख गया। अंजलि ने आवाज ऊंची नहीं की, बस धीमे से कहा, अगर एक शब्द झूठ बोला तो तुम्हारी वर्दी की एक एक बटन खुद खोल दूंगी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैडम, वो हवालात में हैं। दरवाजा खोलो। हवालात का ताला खुला। अंदर वही बदबू, वही सीलन, वही दमघोंटू हवा। राधिका अपनी मां की गोद में बैठी थी। मां की सांसें धीमी थीं, लेकिन अब भी चल रही थीं। अंजलि दौड़ी, मां को थाम लिया। मां, मां, मैं आ गई। शांति देवी की आंखों में थोड़ी हरकत हुई। अंजलि, वो सिर्फ इतना कह सकीं, फिर सिर ढलक गया। अंजलि ने झट से डॉक्टर बुलवाया। एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत। सायरन की आवाज 2 मिनट में गूंज उठी। मीडिया के कैमरे बाहर चमक उठे। राधिका कुछ नहीं बोली, बस अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अनकहा वचन था। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। अस्पताल की कॉरिडोर में सब कुछ तेजी से हुआ। डॉक्टरों की टीम ने शांति देवी को स्टेबल बताया, लेकिन बाहर गैलरी में अब एक और नजारा था। पत्रकार, चैनल वैन, भीड़ और लोग जो कहते जा रहे थे, देखो, पुलिस ने डीएम की मां को मारा, अब तो सरकार भी हिलेगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर शांति देवी। हर चैनल पर यही खबर थी। कानून की रखवाली करने वाले ही कानून तोड़ बैठे। अंजलि खिड़की के पास खड़ी थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ आंखों में एक गहराई थी। पीए धीरे से आया। मैडम, ऊपर से फोन आया है, कहां है मामला शांत करें। अंजलि ने पलटकर देखा। शांत? जब तक इस शहर में एक भी विक्रम राठौर ब्रीदिंग कर रहा है, तब तक कोई शांति नहीं होगी। वो आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें वो वजन था जो न्याय की नींव हिला देता है। राधिका कुर्सी पर बैठी अपनी मां के पैर दबा रही थी। वो अब भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि बाहर कैमरे वालों को भी महसूस हो रहा था कि इस चुप्पी में कोई कहानी जल रही है। फिर उसने धीरे से कहा, दीदी, अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा। अंजलि ने उसकी ओर देखा। दोनों के बीच एक खामोश समझौता हुआ। अब ये लड़ाई सम्मान की नहीं, सिस्टम की होगी। अगले दिन सुबह के अखबारों में हेडलाइन थी, थाने में डीएम की मां और आर्मी कैप्टन बहन के साथ दुर्व्यवहार, इंस्पेक्टर सस्पेंड। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी, क्योंकि जनता ने इस वीडियो में सिर्फ थप्पड़ नहीं देखा था, उन्होंने अपना अपमान देखा था, अपना डर, अपनी रोज की बेबसी।
और अब जब डीएम की बहन तक के साथ ऐसा हुआ तो लोगों ने तय कर लिया, इस बार जवाब आएगा। शाम तक जिला मुख्यालय के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बैनर, तख्तियां और नारे, डीएम अंजलि जिंदाबाद। वर्दी का आतंक नहीं चलेगा, मां का अपमान अब नहीं सहेगा देश। थाने की दीवारें अब डर से नहीं, शर्म से कांप रही थीं। विक्रम राठौर की जीप जब पीछे के गेट से निकली तो लोग पत्थर नहीं, शब्द फेंक रहे थे। अब कानून तुझसे नहीं, तेरे खिलाफ है। और उसी रात जब शहर की लाइटें बुझीं, अंजलि और राधिका अस्पताल की बालकनी में बैठी थीं। नीचे सड़क पर नारे गूंज रहे थे और ऊपर आसमान में बादलों की गर्जना थी, मानो खुद भगवान भी कह रहा हो, अब न्याय आएगा। मां ने धीरे से आंखें खोलीं। बेटी। अंजलि ने उनके माथे को चूमा। आराम करो मां, अब सब ठीक होगा। शांति देवी मुस्कुराईं और बोलीं, जब मेरी दोनों बेटियां साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं टिकेगी। राधिका ने आसमान की ओर देखा। वो जानती थी अब रास्ता कठिन है, पर उसके हर कदम में अब मां का आशीर्वाद है और न्याय की आग। वो थप्पड़ जो कल सड़क पर गूंजा था, आज पूरे सिस्टम में भूकंप बन चुका था। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। रात भर की बारिश ने सड़क की धूल धो दी थी, पर लोगों के जहन में जो गुस्सा था वो अब भी उसी तरह तप रहा था। अस्पताल की चौथी मंजिल पर उस कमरे में हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, जहां शांति देवी लेटी थीं। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन आंखों में अब राहत थी। बगल में बैठी थीं उनकी दोनों बेटियां, डीएम अंजलि और आर्मी कैप्टन राधिका। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, मगर संकल्प ऐसा था जो नींद से बड़ा था। शांति देवी ने धीमे से कहा, बेटी, अब डरना मत। अब किसी की मां को यह सहना नहीं चाहिए। अंजलि ने उनका हाथ थाम लिया और राधिका ने सिर झुका दिया। उन तीनों के बीच कुछ ऐसा पल था जो किसी भाषण से बड़ा था, किसी आदेश से ऊंचा। सुबह 9 बजे अंजलि का पीए विकास कमरे में आया। मैडम, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया है, शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। अंजलि ने सिर हिलाया। ठीक है, उससे पहले जिला नियंत्रण कक्ष में सभी थाना इंचार्ज को मीटिंग के लिए जोड़ो, अभी। विकास थोड़ा हिचकिचाया। मैडम, आप कुछ आराम कर लीजिए। अंजलि ने सख्त स्वर में कहा, आराम वो करेंगे जिनके जमीर जिंदा नहीं, जिनकी जनता जगी है, उन्हें अब सोना नहीं चाहिए। अस्पताल से निकलते हुए कैमरे चमके। मीडिया ने घेरा, रिपोर्टरों ने सवाल उछाले। मैडम, क्या आप इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? क्या ये सत्ता के खिलाफ बगावत नहीं है? अंजलि ने रुक कर कहा, यह बगावत नहीं, सुधार है। अगर सत्ता सच से डरती है तो उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गईं। कट टू कंट्रोल रूम, जिला कलेक्ट्रेट। बड़ी स्क्रीन पर जिले के सभी थाना इंचार्ज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और कुछ नोटपैड पर खुरचते कलमों की सरसराहट। अंजलि ने फाइल बंद की और धीरे से कहा, मैं आज कोई लंबा भाषण नहीं दूंगी, बस एक बात कहूंगी, जो हुआ उसने मुझे नहीं, आपको बेनकाब किया है। सभी अधिकारी चुप थे। वो आगे बोली, ये सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं है, ये उस हर औरत, हर बूढ़ी, हर गरीब की कहानी है जिसे आपकी वर्दी ने डर सिखाया है। अब डर खत्म होगा। आज से हर थाने में जन सुनवाई होगी, हर शिकायत रिकॉर्ड की जाएगी, और अगर किसी ने इंसानियत भूली तो वर्दी नहीं, नौकरी जाएगी। विक्रम राठौर उस समय निलंबित होकर घर में बैठा टीवी देख रहा था। स्क्रीन पर वही शब्द गूंजे, वर्दी नहीं, नौकरी जाएगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया था कि अब यह खेल खत्म है। वहीं शहर की सड़कों पर लोग तालियां बजा रहे थे। बाजारों में, चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर लोग कह रहे थे, डीएम मैडम ने सही किया। पहली बार किसी ने आवाज उठाई, अब शायद हमारा चालान बिना रिश्वत के भी कटेगा। और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। हर जिले में महिलाओं की लाइनें जन सुनवाई के बाहर लगीं। लोग अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। सोशल मीडिया पर एक ही नाम गूंज रहा था, डीएम अंजलि सिंह पर। सत्ता को यह सुधार रास नहीं आया। शाम तक सचिवालय में बंद कमरों में मीटिंग्स होने लगीं। एक मंत्री बोला, अगर हर कलेक्टर जनता की सुनने लगा तो हमारी राजनीति कहां जाएगी? दूसरा बोला,
उसे ट्रांसफर कर दो, बस। मुख्यमंत्री ने चुपचाप कागज पर साइन किया। अंजलि सिंह, ट्रांसफर टू रिमोट डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जब अंजलि को ऑर्डर मिला, वो मुस्कुरा दी। विकास ने हैरानी से पूछा, मैडम, आपको दुख नहीं हो रहा? अंजलि ने कहा, जब किसी व्यवस्था को बदलने की कीमत ट्रांसफर हो तो समझो कि जीत मिल चुकी है। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। शाम को मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। कैमरों की फ्लैश चमकी। उन्होंने कहा, हम मानव सम्मान प्राणी अभियान शुरू कर रहे हैं। इसकी प्रमुख होंगी डीएम अंजलि सिंह। कमरे में तालियां गूंजीं। पत्रकारों के सवालों में अब नाम था वो डीएम जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। अस्पताल के कमरे में शांति देवी व्हील चेयर पर बाहर आईं। सूरज ढल रहा था। उनकी आंखों में चमक थी। राधिका उनके बगल में खड़ी थी और अंजलि पीछे। तीनों के चेहरे पर थकान थी, पर उस थकान में गर्व था। शांति देवी ने धीरे से कहा, जब मेरी दोनों बेटियां उस साथ खड़ी होती हैं तो अन्याय की कोई औकात नहीं रहती। राधिका मुस्कुराई। अब इस देश की हर मां यही कहेगी, मां। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सूरज की अंतिम किरणें उनके चेहरों पर पड़ती हैं। आसमान में हल्की हवा चल रही है। पक्षियों की उड़ान के साथ बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। अगर आप सच के रास्ते पर अकेले भी हैं तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था बदल सकती है। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है। नीचे शब्द उभरते हैं, समाप्त नहीं, शुरुआत है।